if 3 cos theta minus 4 sin theta is equal to 2 cos theta plus sin theta, 2 cos theta plus sin theta, comma find tan theta. Find tan theta. तो हमको ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन के हिसाब से मुझे tan थीटा निकालना। अब कैसे निकालेंगे tan थीटा? मैं ये जानता हूँ कि अगर sin थीटा है और sin थीटा को अगर cos थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो tan थीटा आ जाता है। sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन है इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर देंगे और इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों? देखिएगा, cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। ऐसा हमको दे रखा है, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। अब निकालना है tan थीटा, तो sin थीटा यहाँ पर भी है, sin थीटा यहाँ पर भी है। तो मैं एक काम करूँगा, पहले ना sin थीटा वाली टर्म्स को एक तरफ ले आऊँगा, ठीक है। मैंने ऐसा करा कि ये माइनस 4 sin थीटा इधर रहा, इसको इधर छोड़ दिया, और ये प्लस का sin थीटा है, इसको भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का sin थीटा। इसी तरह से 2 cos थीटा को इस तरफ रहने दो, और ये जो 3 cos थीटा है इसको इधर ले जाओ, 2 माइनस 3 cos थीटा। तो अगर सोचिए, अगर ऐसा होता है हमारे पास माइनस 4x और माइनस एक्स, तो इसको आप माइनस 5x बोल देते हैं, क्योंकि माइनस एक्स का मतलब क्या है? माइनस 1x, माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 5, और x दोनों में कॉमन है तो उसको हमने कॉमनली x लिख लिया। ऐसे ही करते हैं, ठीक। वही काम यहाँ पर है, बस x नहीं है, x की जगह sin थीटा लिखा हुआ है, तो मान लीजिए माइनस 4 sin थीटा माइनस 1 sin थीटा क्या हो जाएगा? माइनस 5 sin थीटा। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि cos थीटा दोनों में कॉमन है, तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा? माइनस 1, तो ये क्या हो गया? माइनस 1 cos थीटा। 2 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 1 cos थीटा, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब क्या करिए, ये जो 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, ऐसे ही 1 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा, ऐसा ही। अब ये जो 5 है, इसको 5 को तो यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओ और इस cos को इस इधर ले आओ आप। ये cos थीटा इधर आ गया, ये क्या बन गया? sin थीटा अपॉन cos थीटा, और 1 को इधर ही छोड़ दिया, ये 5 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1 अपॉन 5। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। इस तरह से tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 5 आ गई, समझ गए? ये जो cos थीटा था, इस cos थीटा को इधर ले गए, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया, और 1 को यहीं छोड़ दिया, 5 को इधर ले गए, तो 1 अपॉन 5 हो गया। और sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है यहाँ तक? सर साइन की वैल्यू भी तो निकाल सकते हो ना, रिलेशन से। tan sin upon cos sin tan cos कैसे निकालते हैं? सर tan is equal to sin upon cos होगा ना सर। जैसे मान लीजिए मतलब इस रिलेशन से कैसे निकालते हो तो मुश्किल होता है ना। नहीं सर, इस रिलेशन से जैसे tan is equal to sin upon cos होगा सर। हाँ, साइन को लेफ्ट साइड ले आते तो फिर sin is equal to tan into cos हो जाता है। हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं हम, साइन की जगह वो लिख देते हैं tan इंटू कॉस, तो कॉस से कॉस कट जाता है तो tan ही बचता, वो भी एक ही बात है। और कोई डाउट है? अच्छा, एक्सरसाइज 2 में बताओ, 8.2 में कोई डाउट हो तो? अच्छा, मैंने एंगल्स की ये टेबल बनवाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 ये सब बनवाते हैं, ठीक है। आप इसमें ट्रू और फॉल्स, ठीक। जरा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक्सरसाइज 8.2 का
क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये 5 रिलेशन दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। अब फॉल्स है तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। यहाँ लिखें जस्टिफिकेशन। सर अगर ट्रू होता है तो फिर जस्टिफिकेशन नहीं करना पड़ता। जस्टिफिकेशन में हम ये कहेंगे कि इफ हमारे पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ठीक है, कुछ ऐसे एंगल ले लो जिनका सम भी एग्जिस्ट करता हो और जो अलग अलग भी एग्जिस्ट करते हो। तो मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री ले लेता हूँ, समझ रहे हैं? क्योंकि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री अगर मैं करूँगा तो मेरे पास a प्लस बी, मैं a को 30 ले लेता हूँ और b को 60 ले लेता हूँ। तो 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा 90। ठीक है, तो साइन 90 भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ और साइन 30 अलग से और साइन 60 अलग से वो भी कैलकुलेट करा जा सकता है। तो जस्टिफिकेशन में मैं ये कहूँगा इफ a इज इक्वल टू 30 डिग्री, if a is equal to 30 degree and b is equal to 60 degree, if a is equal to 30 degree and b is equal to 60 degree, then left hand side, LHS is equal to sin 30 degree plus 60 degree, क्या हो गया sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब अगर इसे ट्रू होना होगा तो sin 30 प्लस sin 60 को भी 1 के ही इक्वल आना चाहिए। तो मैं RHS लेकर चलूँगा। RHS में हम लेंगे sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना हो गया 1/2 और ये √3/2, तो 1 प्लस √3/2। ये दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम है तो एलसीएम लेने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 प्लस √3/2 हो गया। अब 1 एज इट इज और √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.73/2, तो 2.73/2 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 1। Therefore, LHS is not equal to RHS। तो इस तरह से हमको ना जस्टिफिकेशन देना है। अगर कहीं पर भी कोई रिलेशन ट्रू या फॉल्स वाला आता है तो आप ये देखें कि सिर्फ अगर वो ये कह दें कि भाई आपको स्टेट करना है ट्रू है या फॉल्स है, 1 नंबर का क्वेश्चन तो ठीक है, ट्रू या फॉल्स कहकर आगे बढ़ो। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, फिर बोल रहे हैं जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो वो फॉल्स क्यों है उसको जस्टिफाई करो, उसको प्रूव करो। बताओ ट्रू का तो हम एक स्टेटमेंट करके बता सकते हैं, बता देंगे। देखते हैं, जैसे आप देखिए सेकंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases, the value of sin theta increases as theta increases। ट्रू है, ये कैसे बताया आपने? सर थीटा सर इंक्रीज होता है, साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। कुछ तो इसको जस्टिफाई करिए ना, कैसे बताया ये बताओ। सर जैसे सर 0 साइन 0 की वैल्यू हो जाती है 0 साइन 30 हो गया। बिल्कुल सर, ये हम इस चीज़ को ट्रू कैसे बता रहे हैं
क्योंकि हमने टेबल कर रखी है। टेबल जो है, टेबल में हमने देखा कि जैसे जैसे हम एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं तो जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू भी लगातार बढ़ती है। एंगल कैसे बढ़ाएंगे देखिए, आप ये कहिए बिकॉज as theta increases from 0 degree to 90 degree, sin theta also increases, है ना? ऐसे लिख देना थीटा 0, 30, 45, 60 और 90, और यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा। 0 डिग्री पर वैल्यू 0 होती है, तो और आपका 30 डिग्री पर कितनी हो गई 1/2, 1/2 यानी कि 0.5, तो 0 से बढ़ गई ना वैल्यू। एंगल बढ़ा तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ गई 1/2, और ऐसे यहाँ पर 1/√2, तो ये वैल्यू जो है ये 0.5 से भी थोड़ी बड़ी हो गई। फिर √3/2, ये इससे भी थोड़ी बड़ी वैल्यू हो गई, और 90 डिग्री 1, यानी कि 0 से लेकर बढ़ते 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 हम 1 तक पहुंच गए। जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ा वैसे वैसे ये वैल्यू भी बढ़ गई। ठीक है, अगर चाहते हो ये करके देखना तो ये करके भी देखा जा सकता है। सर अब कॉस के केस में सर वो डिक्रीज होती है ना सर? वो डिक्रीज। आप ये देखिए कि ये तो वैल्यू कितनी हो गई 0.5, और ये जो वैल्यू है ये 0 जो है ये तो खैर 0 था ही। 1/√2 जो है ये वैल्यू होती है बेटा 0.7। 0.7 कैसे बताया हमने? क्योंकि √2 1/√2 है। इसको कैसे लिखा जा सकता है? ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर √2 आ गया और नीचे √2 इंटू √2 क्या हो गया 2। √2 की वैल्यू होती है 1.414। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.707। इसको काट दो अप्रॉक्सीमेटली 0.7, तो 0.7 क्या हुआ 0.5 से बढ़ी ना थोड़ी सी वैल्यू। ऐसे ही √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। 1.73 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 2 से, √3 की वैल्यू होती है 1.73। 1.73 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 0 सा 0, 2 8 सा 16, 0.86। 0.86 तो अगेन ये 0.7 से बढ़ गई वैल्यू, और ये वाली वैल्यू तो 1 है ही। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू लगातार 0 से 1 तक बढ़ रही है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है। समझ गया? इसके बाद एक बार लॉन्ग डिवीजन एक्सप्लेन कर दीजिए जिससे रूट निकलती है। किसका दोबारा बोलो? सर लॉन्ग डिवीजन मेथड वो याद नहीं आ रहा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहाँ से याद आ गया? ये क्वाड्रेटिक का, पॉलिनोमियल का? नो सर अभी आपने रूट्स निकाली ना। अच्छा, अभी बता रहा हूँ। ये ऐसा होता है कि देखिए जैसे ये √3 है ना, √3 की तो वैल्यू सीधे सीधे याद रखनी है 1.732। इसी तरीके से जो √4 है, √2 जो है उसकी वैल्यू 1.414, वो सीधा याद रखनी है। मतलब ये मत सोचना कि ये मैंने फटाफट कैलकुलेट करके बता दिया। समझ रहे हैं? ये मैंने लॉन्ग डिवीज़न वाले मेथड से जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। ये वैल्यू मैंने याद कर रखी है। ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है, √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732। ये वैल्यूज़ याद रखना। और पहले मैं ये ट्रू फॉल्स वाला करवा देता हूँ, फिर उसके बाद कैसे लॉन्ग डिवीज़न यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए वो बताता हूँ। आप 5-10 मिनट दीजिए मुझे बस, अभी बताता हूँ। अब इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में ये बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सर √3 की वैल्यू क्या है? √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये दो वैल्यूज आप अपनी नोटबुक में साइड में कहीं पर या ऊपर कहीं पर लिख लो। ठीक है, ये काम आती है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। हाँ,
यहाँ पर क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, क्या कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, हम ये कहते हैं भाई साइन थीटा की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, और कॉस थीटा तो साइन का उल्टा चलता है ना, उल्टी डायरेक्शन में हम लिखते हैं सारे रेशियोज को, सारे नंबर्स को, तो ये फॉल्स हो गया। इसका जस्टिफिकेशन देखो, देखिएगा, एज वी कैन सी from the table of as we can see from the table of trigonometric ratios that the value of cos theta decreases as theta increases. यहाँ पर लिख दीजिए, ये टेबल बना दो दोबारा से। cos 0 की वैल्यू 1 √3/2, ये वैल्यू लगातार डिक्रीज होती है, 1 से घटते घटते 0 तक पहुँचती है, तो एंगल तो बढ़ रहा है, लेकिन cos थीटा की वैल्यू जो है वो लगातार घट रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट वाज फॉल्स। उसके बाद फोर्थ देखिएगा, साइन की बढ़ती है, कॉस की घटती है। साइन की बढ़ती है, cos की घटती है। फोर्थ देखिए, फोर्थ है साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉल्स। If theta is equal to 30 degree, then sin 30 degree is equal to 1/2 and cos 30 degree is equal to √3/2. That is sin theta is not equal to cos theta. Sin theta cos theta के इक्वल नहीं है। फिफ्थ पार्ट, cot A is not defined for A is equal to 0 degree. True. Cot A is not defined for A is equal to 0 degree. क्या लिखेंगे? True. Justification. It can be justified from the ratios टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल है उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है cot 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड ही है, क्योंकि आप ये देखिएगा कि जब हमारा tan 0 डिग्री वो 0 होता है तो cot क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 का होगा ट्रू और फॉल्स वाला पोर्शन। इसके बाद
जो आप लॉन्ग डिवीज़न पूछ रहे थे, लॉन्ग डिवीज़न बताता हूँ। कोई भी एक नंबर ले लीजिए जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना हो। जैसे कि अभी मैं √3 की वैल्यू आपको मैंने बताया 1.732 है, मैं √3 ले लेता हूँ पहले, इसी को देखते हैं कैसे करेंगे। वन टू टू सेवन, मान लीजिए ये है नंबर हमारे पास। कोई कहे कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, कोई कहता है हमसे कि इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम ना, ये देखेंगे कि नंबर्स यानी जो नंबर हमको दे रखा है उसमें डिजिट्स कितनी है। डिजिट्स मैंने काउंट करी 1 2 3 4, 4 डिजिट है। तो इसको ना राइट से काउंट करना शुरू करना है और राइट से दो दो का पेयर बनाते चले जाना। 7 और 2 ये हो गया, फिर 2 और 1 ये हो गया। तो राइट से दो दो का बनाना है पेयर। उसके बाद हो सकता है कि ये पूरी तरीके से इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है 2, 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है 5। पॉइंट्स में तो नहीं आता ना आंसर, तो हो सकता है इसका भी परफेक्ट ना निकले। तो हम ये कहें कि अगर परफेक्ट नहीं निकलेगा तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के बाद 0 और 0, 2 0 फिर 2 0 ऐसे, मतलब बस इतना कर देते हैं, ठीक है ना। 2 डेसिमल प्लेसेस तक चेक कर लेते हैं इसको। तो मैं देखूंगा क्या करना है हमको। जब इस वाले मेथड से, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, जब मेरे को स्क्वायर रूट निकालना होता है तो मैं ना नंबर ढूंढता हूँ कि कौन सा नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, ये जो पहला 2 नंबर का 2 डिजिट का नंबर आ रहा है इससे जस्ट छोटा है। हम देखेंगे 1 1 1, वो इससे छोटा है, चलो ठीक है, मुझे चाहिए जस्ट छोटा। फिर मैं लूँगा 2 2 4, चलिए ठीक है, और बड़ा देखते हैं। 3 3 9, ठीक है, थोड़ा नज़दीक आ गया इसके। तो 4 4 16, वो इससे बड़ा हो गया। तो 4 नहीं ले सकते, 3 लेंगे जो उससे जस्ट छोटा हो, ठीक है। तो मैंने लिया 3 3 9, इसको लिखेंगे कैसे, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 3 3 9। अब 12 माइनस 9 करा तो कितना आ गया 3। अब ये जो 2 और 7 है इसको नीचे कॉपी कर दो, ये क्या आ गया 327। अगला काम मुझे क्या करना है, इस वाले स्टेप में मैंने क्या करा था, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा था, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा था। अब अगले स्टेप में 3 को 3 में ऐड कर देंगे, तो 3 + 3 कर देंगे। 3 + 3 क्या हो गया 6, 3 + 3 6 हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, 6 के आगे कुछ ना नंबर्स लगा लगा कर चेक करूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने 6 के आगे 2 लगा दिया तो क्या बन गया 62। 6 के आगे 2 लगाया तो अब ये जो नंबर बना इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आगे लगाते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई 2 2 4, 2 6 12, 124। 124 तो 327 से काफ़ी छोटा है, तो एक और अगला नंबर लगा कर देखते हैं। 6 के आगे 3 लगा कर देखो, 3 3 9 और 3 6 18, 189। 327 से ये भी काफ़ी छोटा है, 4 लगाओ, 4 4 16, 1 कैरी आ गया, 4 6 24 और 1 25, 256, थोड़ा नज़दीक आया इसके। 5 लगाओ, 5 5 25, 2 कैरी, 5 6 30 और 2 325, ये सही है, ठीक है। तो क्या हुआ कि 6 5 मतलब 6 के आगे 5 लगाया तो 65 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा था ऐसे लिख दिया, ऐसे 65 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 यहाँ लिख दिया। तो क्या आ गया 325। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ गया 2। अब ऊपर से 2 0 उतार लो, 200 हो गया। 65 में 5 को मल्टीप्लाई करा था, अब 65 में 5 को ऐड करो, 70 हो गया। अब 70 के आगे कोई एक नंबर लगाओ, कोई भी एक नंबर। मान तो मैंने 70 के आगे 1 लगा दिया, 70 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो 70 1 आ गया, ये तो 200 से बहुत बड़ा है। इसका मतलब मैं 1 लगाऊंगा तो बात बनेगी ही नहीं। तो 1 से छोटा भी कोई नंबर होता है, हम कहते हैं हाँ 0 होता है। तो 70 के आगे 0 लगा दिया, 0 लगा दिया तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 × एनीथिंग, पूरा पूरा 0 आ जाएगा। तो 70 के आगे आपने 0 लगाया तो यहाँ पर भी 0 लगाएंगे। और ये 2 0 कब आए थे, जब पॉइंट के बाद थे ये, तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा दो, समझे। तो 700 0 0 0,
200 माइनस 0 कितना हो गया 200, 2 0 और उतारो नीचे से 20,000 हो गया। 700 में 100 को मल्टीप्लाई करा था, अब 700 में सॉरी 700 में 0 को मल्टीप्लाई करा था, अब 700 में 0 को ऐड कर देंगे। 700 प्लस 0 कितना हो गया 700। ये आ गया 700। अब इसके आगे कोई नंबर लगाओ, 7 में 2 लगा दो। 700 के आगे 1 लगाता तो 7001 बन जाता, उसको फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करते तो 7000 आता, 20,000 से बहुत छोटा होता वो तो 2 लगा लिया। 2 2 14, 2 0 0 और 2 7 14, 14,014। अब 3 क्यों नहीं लगाएंगे, 3 लगाने का मतलब क्या है, वो 21,000 हो जाएगा, वो 20,000 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे हमने 2 लगा दिया, 14,014। अब कुछ भी आता है मुझे मतलब नहीं, मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल लिया ना, तो हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने का यही तरीका होता है, ठीक है। बताइए बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब जब हमने ये कर लिया तो फिर एक काम करते हैं, ये तो थोड़ा बड़े नंबर के लिए इसलिए करा ताकि ढंग से समझ में आए। अब जरा एक छोटा सा नंबर लेते हैं जैसे कि 3, तो रूट 3 की वैल्यू मैंने बताया ना आपको 1.732, याद कर लो, 1.73 भी चलेगा। ऐसे ही रूट 2 की वैल्यू 1.414, 1.41 भी चलेगा, तो जैसे रूट 2 है। और वो लास्ट में 14,004 है तो क्या क्या तो सिर्फ 7,220 2 2 से 14 कर दिया था मैंने। हाँ ठीक है। 2 2 से 14 कर दिया। अच्छा, ये गलती तो मुझसे यहाँ भी हुई है, समझ गए, यही कह रहे थे, यस सर। ठीक है। चलिए जी, अब सिर्फ अंडर रूट 2 निकालना है, तो मेरे पास एक ही नंबर है, तो भाई मैं इसमें 2 के ग्रुप तो बना नहीं सकता। जैसे मैंने यहाँ पर 4 नंबर थे 1,227, तो स्टार्टिंग फ्रॉम माई राइट मैंने 2 2 के पेयर बना लिए थे, यहाँ पर तो नंबर ही एक है, तो पेयर बनाने का सवाल ही नहीं उठता, तो 2 हो गया, तो केवल 2 ही रहेगा बस, पॉइंट के आगे 2 0 और फिर 2 0, बस ऐसे कर लो। मैं 2 डेसिमल प्लेस तक ही निकालूंगा, आगे नहीं निकालूंगा। अब 2 से जस्ट छोटा कोई नंबर बताओ जिसको उसी को मल्टीप्लाई करे तो उससे जस्ट छोटा 1 आ जाएगा, है ना। तो मैंने क्या करा, 1 1 जा 1 हो गया, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। अब ये 2 0 उतार लो नीचे तो क्या हो गया 100। 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 1 आ गया, अब 1 में 1 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो 2 के आगे कुछ लगाना शुरू करो नंबर, तो मैं समझ रहा हूँ कि 2 के आगे 2 लगाएंगे तो 22 2 जा 44, 3 लगाएंगे तो 69, 4 लगाएंगे तो 96, तो 4 चलेगा। और पॉइंट के बाद थे 2 0, तो यहाँ भी पॉइंट लगा लो, 24 4 जा 96, ये 4 आ गया। अब ये 2 0 नीचे उतारो, 400। 24 में 4 को मल्टीप्लाई करा था, अब 24 में 4 को ऐड करेंगे, 28 हो गया। 28 के आगे हम चाहकर भी 2 नहीं लगा सकते, हम चाहकर भी 2 नहीं लगा सकते, 282 हो गया ना। अब उसका डबल करेंगे तो वही 400 से तो ज़्यादा आएगा, बल्कि 500 से भी ज़्यादा आएगा। 28 के आगे 2 लगाने से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ज़्यादा आएगा, तो 1 लगा दिया। 281 1 जा 281, अब आगे कुछ भी आता है 1.41 हो गया, मुझे और कुछ करना नहीं। हमें जब भी स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद रुक जाना, ठीक है ना, तो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही आएगी। चलिए जी, इसके बाद एक्सरसाइज 8.3 जो है ये काट दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री अंकल सिलेबस में नहीं है। और फिर सीधा हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, हेडिंग डालेंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। और मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस बार तो खैर हटा दिया इन्होंने, 11th में ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो 8.3 आपको नहीं करनी है, 8.4 करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हेडिंग डालेंगे। सर ये जो आइडेंटिटीज है इनमें कुछ क्वेश्चन तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की सेल्स मैं कोशिश करूँगा कि बिना उसके ही हो जाए। हाँ, और अगर कोई बिल्कुल ही ऐसा है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बिना होगा नहीं तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, फिर वो भी सिलेबस में नहीं है। सर लास्ट ईयर था सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लास्ट ईयर भी हटा दिया था इन्होंने, इस बार भी इन्होंने हटा रखा है। सर कुछ ज़्यादा हार्ड है क्या? नहीं ये आसान है, पता नहीं इसलिए हटाया। सर 11th में आपसे रिसीवर होते हैं, 11th करेंगी कोई बात नहीं, स्कूल में करवाया है, नहीं सर। छोड़ो ना फिर। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो कुछ सोच कर ही कर रही होगी इस काम को, धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं सिलेबस में। क्या मतलब आगे आने वाले टाइम में जो मुझे लगता है जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, तो इन सब चीज़ों की शायद उतनी ज़रूरत रहेगी नहीं। जैसे बच्चा 12th कर लेता है, 10th हो गई, फिर 12th हो गई, तो मतलब जब बच्चा 12th कर लेता है तो 12th करने के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसके पास कि आप इस फील्ड में जा सकते हैं, इस फील्ड में जा सकते हैं। जैसे अभी 2 साल पहले ही एक नया बदलाव ये हुआ कि अब जैसे आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है ना मैथ्स। ज़बरदस्ती तो हुई ना एक तरह से कि भाई मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, या मैं मैथ्स की कितनी भी बार प्रैक्टिस कर लूँ मुझसे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, तो मैं मैथ्स नहीं करना चाहता। तो अब 2 साल पहले ये हुआ था कि बल्कि 3 साल पहले हुआ था कि 10th में कि आपको 2 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और शायद अभी 1-2 महीने में ही बता देंगे कि बेसिक मैथ्स ले लो या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स ले लो। ठीक है, अब करवा दिया क्या, फॉर्म भरवा दिया? अच्छा 9th में हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर 10th पे पूछा है। हाँ, तो वो आप भरेंगे, वो फॉर्म भरेंगे कि आपको बेसिक मैथ्स लेना है या स्टैंडर्ड लेना है। अब इसमें अंतर क्या है कि जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं, अब स्टैंडर्ड मैथ्स का पहले बता देता हूँ, फिर बेसिक का बताऊँगा, और फिर ये करा क्यों गया है और क्या दूर का सोच कर करा गया वो भी बताता हूँ। जैसे स्टैंडर्ड मैथ्स है, अगर किसी बच्चे ने स्टैंडर्ड मैथ्स ले लिया, अब वो आगे चाहता है कि मैं साइंस वाले फील्ड में जाना चाहता हूँ, कि मुझे या तो मेडिकल फील्ड में जाना है या मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो उस बच्चे के लिए जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना है, उस बच्चे को स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना होगा। समझ गए? उसको स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना होगा। अगर उसने बेसिक मैथ्स ऑप्ट कर लिया 10th में, उसके कितने भी अच्छे नंबर आ जाए मैथ्स में, 100 में से 100 आ जाए, लेकिन उसके पास बेसिक मैथ्स है, तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो अलग हो गया। फिर अब आ जाए बेसिक मैथ्स, तो बेसिक मैथ्स वाला किस लिए है? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 8th क्लास से या 9th क्लास से भी मेरे पापा सीए हैं, या मेरी मम्मी सीए हैं, या मेरे बड़े भैया सीए हैं, या मेरे को कॉमर्स फील्ड में ही जाना है, मेरे घर के बिज़नेस चल रहे हैं, तो बिज़नेस में ही मेरे को दिमाग लगाना है, मेरे को टेक्निकलिटी में जाना ही नहीं है, मेरे को ना तो इंजीनियर बनना है ना डॉक्टर बनना है, तो मुझे तो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है। तो जिस बच्चे को 8th 9th में वो चीज़ सारी की सारी दिमाग में बैठ गई है कि मुझे करना ही वो है, तो उसको तो पता है ना पहले से कि मुझे भाई ये 10th 11th में भी मेरे को मैथ्स नहीं चाहिए, मेरे को कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी मेरे को चलेगा। तो उस बच्चे के लिए करा गया कि बेसिक मैथ्स है अब आपके पास, बेसिक मैथ्स जो बच्चा 10th में लेगा वो बच्चा बड़े आराम से कॉमर्स ले सकता है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले सकता है। अब अगर मान लीजिए 10th पढ़ते जैसे आज आप अगस्त में हैं, जब आप धीरे धीरे दिसंबर में या जनवरी में पहुँचे, लेकिन तब तक फॉर्म तो भरकर जा चुके थे, अब तब तक आपका ना इंटरेस्ट डेवलप हो गया। कई बार होता है किसी चीज़ में मेरे को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे खेलता रहा तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो अगर आपका जनवरी में जाते जाते इंटरेस्ट डेवलप हो गया मैथ्स में, और आपने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं मुझे तो मैथ्स चाहिए 11th में, कॉमर्स तो मेरे को लेना ही लेना है, वो तो मेरा ड्रीम है, लेकिन मुझे साथ में मैथ्स भी चाहिए, तो उन बच्चों के लिए क्या करा गया कि एक नया मैथ्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उसका नाम है अप्लाइड मैथ्स। सुना होगा अप्लाइड मैथ्स। तो वो बच्चे अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं। तो उसमें कॉमर्स वाली चीज़ें ही हैं, जैसे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सेंसेक्स, ये होता है ना शेयर्स के प्राइसेस का ऊपर जाना नीचे जाना, ठीक, और इकोनॉमिक ट्रेडिंग। तो ये वाली जो चीज़ें हैं मैथ्स के, जो ये वाले एस्पेक्ट्स हैं, ये उसके अंदर इंक्लूडेड है। किसमें? आपका अप्लाइड मैथ्स में। और जिस बच्चे को ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, तो कुछ ग्रेजुएशन में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं
जिसमें ह्यूमैनिटीज़ के साथ मैथ्स मैंडेटरी है। दुनिया की 2 या 3 जो बड़ी बड़ी जो रिसर्च फॉर्म्स हैं, एक तो मैकेंजी है और एक अर्नेस्ट एंड यंग ने सुना होगा, और एक और है कोका कोला की है, वो मतलब मैं उसका नाम बोल रहा हूँ। कोका कोला की एक रिसर्च फर्म भी है, ऐसा नहीं है वो कोल्ड ड्रिंक ही बनाती है बस। तो 3 फर्म्स हैं, तो उन 3 फर्म्स में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे उठाए जाते हैं, और इंडिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे उठाए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ के जो कोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए आपको नहीं, मेरे को साइकोलॉजी में जाना है सिर्फ, ठीक, तो उसमें भी रिसर्च फर्म्स ये कहती हैं कि नहीं, अगर बच्चे का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छा होगा तो हम उस बच्चे को प्रेफर करेंगे सिलेक्शन फॉर अ जॉब, तो उसको हम प्रेफर करेंगे। तो वहाँ पर हमारा एजुकेशन सिस्टम मात खा रहा था कि हमारे यहाँ पर अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज़ में है तो वो मैथ्स उसके पास होता ही नहीं था, क्योंकि कह देते थे तुम क्या करोगे मैथ्स लेकर। वो बच्चा वैसे भी मैथ्स नहीं लेता था, जिसको इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी ये पढ़ना है, तो मैथ्स नहीं लेता था। अब उनके लिए भी ऑप्शन खोल दिया गया है। तो धीरे धीरे मैथ्स की ना ब्रांचेज आती जा रही हैं। अभी मैथ्स की पहली ब्रांच आई है अप्लाइड मैथमेटिक्स, धीरे धीरे क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड भी मैथ्स आएगा। जैसे आप देख रहे होंगे, अभी आप 10th क्लास में हैं, ठीक है, अभी आप 11th में पहुँचोगे, 12th में पहुँचोगे, और 1-2 साल बाद ना जब आप कॉलेज में पहुँचोगे तो आपको कोई छोटा सा बच्चा मिलेगा, आप देख के उसके सर पे ऐसे हाथ लगा दोगे, बेटा ठीक है ना, वो देखेगा, वो कहेगा कि हाँ ठीक। फिर उसके बाद कुछ ऐसे ही नॉर्मली अगर आपने कुछ टेक्निकल बातें करनी शुरू करी तो आपको पता चलेगा कि आप ग्रेजुएशन में हो, 2 साल बाद पहुँचने वाले हो ग्रेजुएशन में, 2.5 साल बाद आप ग्रेजुएशन में हो, लेकिन वो बच्चा कंप्यूटर पर प्रोग्राम बना रहा होगा, ठीक है, 2.5 साल बाद की बात बता रहा हूँ। और आपको लगेगा यार ये फालतू की कह रहे हैं, इतनी जल्दी चेंजेस नहीं होते। भाई 2.5 साल पीछे चले जाओ, 2.5 साल पीछे चले जाओ। सभी बच्चों को जो नोटबुक पर लिखते थे, सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन या टैबलेट वगैरह आ गया ना, तो 2.5 साल में जब इतना चेंज हो गया, मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था, इधर भी बच्चे बैठते थे, जब ये कैमरा और लैपटॉप लग गया 2.5 सालों में, तो अगले 2.5 साल में क्या हो सकता है। तो टाइम बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, और टाइम इस तरह से चेंज हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो डॉक्टर्स भी हैं, जो लॉयर्स भी हैं, उनको भी कंप्यूटर फ्रेंडली होना पड़ेगा। अगर उनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है ना, प्रोग्रामिंग वगैरह की नॉलेज नहीं है, इनफैक्ट टीचर को भी अगर प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है तो आप धीरे धीरे मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये आपको सभी को सजेशन है कि आप कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी पकड़ बनाकर रखना, नहीं तो आने वाले टाइम में सिर्फ ABCD पढ़ना लिटरेसी की पहचान नहीं होगी, कंप्यूटर कोडिंग जानना भी लिटरेसी की पहचान होगी। अगर हमें कंप्यूटर कोडिंग की जानकारी नहीं है तो हम इलिटरेट ही हैं, उसमें चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है। तो टाइम बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो उसी हिसाब से अगर चेंज करना है और कंट्री को ग्रो करवाना है तो वही एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ये नहीं है, मैंने 20 साल पहले यही सिलेबस पढ़ा था, 20 साल पहले जब मैं 10th में था, 20 के 22 साल हो गए, 2000 में करा था मैंने 10th, तो यही सिलेबस पढ़ा था, आज भी वही। तो 20 साल में कुछ ग्रोथ हुई नहीं क्या? या जो ग्रोथ हुई है वो कैसे हुई है? वो ग्रोथ ऐसे हुई है कि आपने देखा होगा एपटेक और NIIT, इनके जो अलग अलग कंप्यूटर सेंटर्स बने हुए हैं, तो बच्चा वैल्यू एडिशन करने के लिए कि भाई मैं अलग से कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, तो वो सीखने के लिए बाहर से उसको ज्वाइन करता है। तो वो मजबूरी ख़त्म हो जाए, स्कूल में ही वो चीज़ें सिखाई जाएँ, तो ये इस तरफ बढ़ रही है, गवर्नमेंट बढ़ रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री और ज्योग्राफी ले सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप लेंगे ना तो उसके साथ में एक तीसरा सब्जेक्ट लेना पड़ता है, या तो बायोलॉजी या फिर मैथ्स, और ज्योग्राफी लिया जा सकता है ऑप्शनल में। अभी लास्ट ईयर ही एक लड़की थी और उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ में ये लिया था, इकोनॉमिक्स लिया था। सर हमारे टीचर बोलते थे कि बेसिक्स का पिछली बार पेपर आया था वो ज़्यादा टफ था स्टैंडर्ड के पेपर। नहीं ऐसा नहीं था। अभी साफ बताता हूँ बेसिक और स्टैंडर्ड में अंतर क्या है। जो पेपर आता है ना, बेसिक का पेपर टोटली NCERT में से आता है, क्वेश्चन भी बिल्कुल वही सेम टू सेम, और जो स्टैंडर्ड का पेपर है उसमें बेस तो यही रहेगा, मतलब क्वेश्चंस का बेस तो यही रहेगा NCERT में, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को AP में करवाए क्वेश्चंस, मैंने बताया ना कि ये तो NCERT वाले हैं, लेकिन ये जो कुछ MNPQ वाले जो क्वेश्चंस हैं तो वो वाले वो हैं जो स्टैंडर्ड मैथ्स में आएंगे, लेकिन बेसिक के पेपर में वो नहीं है। तो जैसे सर मैंने डाउट पूछा था वो स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड वाला जो अभी पूछा था। सर उस हिसाब से मुझे अप्लाई करना चाहिए। दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? मुझे अप्लाइड के लिए ऑप्ट करना चाहिए। अगर अप्लाइड मैथ्स लेना है ना तो फिर आप यहाँ पर बेसिक ले लीजिएगा, यहाँ पर फिर स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर मान लीजिए आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और आप कहेंगे नहीं मुझे तो अप्लाइड मैथ्स चाहिए, तो अप्लाइड नहीं मिलेगा, फिर अप्लाइड नहीं मिलेगा। तो सर हमारे साथ
बता रहे कि इस बार बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का भी सेम होगा। अरे उनको किसने बता दिया? ये तो वैसे बिना मतलब की बात है। है। देखिए वो हो सकता है वो मोटिवेट करने के लिए कुछ बोला हो, मैं भी मोटिवेट करने के लिए सभी बच्चों को ये बोलता हूँ। कई बार क्या होता है जब हम 11th में पहुँचते हैं ना, तो 11th में हमें ये दिखाई देता है कि मेरा 5 या 6 दोस्तों का ग्रुप था और मैं अपने ग्रुप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। मुझे ये दिखाई देता है कि मैं अपने ग्रुप में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ। 11th में जाती है ना, मेरा ग्रुप टूटने वाला है। क्यों? क्योंकि क्या है कि वो सारे के सारे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जा रहे हैं और मैंने चूँकि बेसिक मैथ्स लिया था, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट कि मेरे 95 या 96 आ गए, बेसिक मैथ्स में भी मेरे इतने नंबर आ गए, तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले सकता हूँ। भाई जब भी कभी हमारा रिजल्ट अच्छा आता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो हमें खुशी होती है और खुशी होने के साथ साथ एक अंदर से ये भी फीलिंग आती है कि यार आगे और कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, आगे और पढ़ने का मन करता है। तो वही काम बोर्ड में होता है, जब रिजल्ट अच्छा आता है ना तो हमारा मन करने लगता है कि हम आगे कुछ और करें, लेकिन फिर हमारे हाथ बंधे रहते हैं। तो मेरा तो ये सजेशन है कि बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड में थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाते हैं बेसिक के कंपेरिजन में, उनकी प्रैक्टिस के लिए बुक्स अवेलेबल है, स्कूल टीचर अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, करिए प्रैक्टिस, क्या प्रॉब्लम है। स्टैंडर्ड लेने के बाद में उसके बाद अगर आप चाहें कि मुझे कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में जाना है तो आप जा सकते हो, किसी ने नहीं रोका। अगर किसी ने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कॉमर्स में नहीं जा सकते, आपको तो सिर्फ PCM में ही जाना होगा ना, वो कॉमर्स में भी जा सकता है, ह्यूमैनिटीज़ में भी जा सकता है। लेकिन किसी ने बेसिक लिया है तो वो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में ही जा सकता है, उसको फिर PCM नहीं मिलेगी। तो कई चीज़ें ऐसी होती है कि टाइम के साथ साथ हम डेवलप कर जाते हैं। आज हम डर रहे हैं किसी चीज़ से, लेकिन प्रैक्टिस करने को यार फालतू में डर रहा था इससे, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो सारा खेल जो है वो है प्रैक्टिस का ही। हमसे प्लस की माइनस की छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमने क्या करा, प्रैक्टिस करनी शुरू करी, प्रैक्टिस करी तो यार पता नहीं हमसे पहले क्या मेरा दिमाग काम नहीं करता था, मैं क्या खोया रहता था कहीं पर, था क्या, अब प्रैक्टिस हो गई। तो कुछ भी नहीं है। और आप ये देखिए कि हर एक चैप्टर में ना थोड़ा थोड़ा सिलेबस रिड्यूस कर रखा है, तो आप लोगों के लिए कोई बहुत टफ पोर्शन नहीं है, बहुत टफ नहीं है आपके लिए कि 12th आपको कोई बहुत ज़्यादा टफ लगे। इससे टफ चीज़ें आगे आने वाली हैं, फिर ये बहुत आसान रहेगी, ठीक है। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगली क्लास में कराता हूँ, ठीक है। ये लास्ट एक्सरसाइज हमारी इसकी बच रही है, और आप जो शुरुआत की 3 एक्सरसाइज हैं वो टोटल कंप्लीट करें। अगर रक्षाबंधन वगैरह की वजह से नहीं कर पाए हो, छुट्टी की मोड में हो, तो वो करिएगा। जो डाउट हो मेरे से पूछो। थैंक यू सर। चलिए ओके।